प्रत्याशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी सिगरा थाना व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विगत दिनों गांधीनगर सोनिया क्षेत्र में घर के अंदर अलमारी का लॉकर तोड़कर करीब 50 लाख रुपए के आभूषण चोरी करने वाले 5 नफर अभियुक्तों को बरादरी जनपद बरेली से गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी का माल व 6,21,000 नगद बरामद हुए हैं। वाराणसी के पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आरोपियों के पास से लगभग 11 लाख रुपए के आभूषण व लगभग 6.5 लाख रुपए कैश और घटना के दौरान प्रयुक्त टाटा नेक्सन कार भी बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने कहा कि वे घटना को अंजाम देने के लिए पौष इलाके को निशाना बनाते थे और 4 पहिया वाहनों से अलग अलग राज्यों में जाकर घटना को अंजाम देते थे। हालांकि वहीं दूसरे राज्य में जाने पर गाड़ी का नंबर प्लेट बदल देते थे। वहीं बता दें कि इस पर्दाफाश के लिए पुलिस कमिश्नर द्वारा क्राइम ब्रांच और सिगरा पुलिस को पुरस्कृत भी किया गया है। 31 मार्च को श्रीमती सुचेता गुप्ता, जो गांधीनगर सिगरा थाना क्षेत्र में रहती हैं और राष्ट्रीय स्तर की गायिका हैं और उस विद्यालय में संगीत की शिक्षिका भी हैं, उनके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट से दोपहर के समय चोरी की एक घटना हुई और उस घटना में काफ़ी लंबा अमाउंट, उनका लगभग 20 लाख के आसपास मूल्य का टोटल, जैसा कि उन्होंने बताया था, माल चोरी गया था, जिसमें कैश भी था, सोने भी थे। और ये लगभग बिल्कुल ब्लाइंड केस था और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई लिंक नहीं था, कोई क्लू नहीं था। और जब इसका खुलासा हुआ है तो निश्चित तौर पर ये जो गैंग है, ये राष्ट्रीय स्तर का गैंग निकला है और बहुत ही बरेली का शातिर गैंग है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 वो शातिर अपराधी हैं जो घटना में सम्मिलित रहे थे। 5वां वो सुनार है जिसने माल को गलाने का काम किया। इसमें तरीका इनका ये रहा कि ये बरेली से चलते हैं चारों लोग। एक नेक्सान कार इनके पास है, टाटा नेक्सान, जिसका रियल ओरिजिनल नंबर UP 78 FU 9321 ये था। इन्होंने बहुत बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से OLX पर देखा कि टाटा के इस नेक्सान के इस मेक और मॉडल की कितनी गाड़ियां हैं जो बाज़ार में बिकने के लिए हैं। उस आधार पर उन्होंने सेम कलर, सेम मेक, सेम मॉडल की गाड़ियों के नंबर लिए और उन नंबरों की नंबर प्लेट तैयार करके 5 नंबर प्लेट अपनी गाड़ी में रख ली, ताकि अगर कहीं नंबर प्लेट के आधार पर CCTV कैमरों की मदद से इनकी पहचान का प्रयास किया जाए तो विफल हो जाए। बरेली से चलने के बाद लखनऊ पहुंचते पहुंचते इन्होंने अपनी नंबर प्लेट एक चेंज की और फिर इलाहाबाद में आकर के रात को रुके और 31 मार्च को ये बनारस में आए और रास्ते में बनारस आने पर इन्होंने UP 32 नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। निकाय चुनाव के नामांकन को देखते हुए जहां कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया है, वहीं सपा प्रत्याशी ने भी कड़ी सुरक्षा के बीच अपना नामांकन पूरा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इस चुनाव में जनता हमारे साथ है। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज पहला नामांकन हुआ है, जहां सपा प्रत्याशी ने अपने पार्टी के नेताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार में डूबे नगर पालिका को उबारने और विकास की गंगा बहाने का वादा किया है। साथ ही साफ सफाई, सड़क, पार्क, पेयजल सहित सभी कार्यों को पारदर्शी तरीके से करने को भी कहा है। देखिए, आज मिर्जापुर की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के अखिलेश यादव जी के निर्देश पे, श्री देवी प्रसाद चौधरी जिला अध्यक्ष जी के आदेश पर, यहाँ के तमाम शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से आज मैं समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के लिए अपना नामांकन पर्चा भरा हूं। आप मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दे अनेक हैं। आप यहां देखिए कि सड़कों की क्या समस्याएं, जो सड़क थे भी उनको पूरी तरीके से सर्वनाश कर दिया गया। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। तमाम भ्रष्टाचार के यहाँ मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार नगर पालिका के रग रग में बच चुका है और गंदगी की स्थिति है कि जो स्वच्छ मिर्जापुर का नारा दिया गया था वो स्वच्छ मिर्जापुर तो नहीं हो पाया, लेकिन मिर्जापुर का एकदम गड़बड़ हो गया है। और आपने देखा कि गंगा सफाई अभियान के लिए तमाम यहाँ पे कार्यालय बैठा दिए गए हैं, केंद्रीय कार्यालय बिठा दी गई, लेकिन गंगा आप यहीं घोड़े सहित जाएंगे तो पूरे मिर्जापुर का नाला जो है वो
सीधे सीधे गंगा जी में बहाया जा रहा है। आप बरिया घाट जाएंगे, पूरे जिले का कूड़ा बरिया घाट में सीधे सीधे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जा रहा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। जो पार्क है, जो हमारे अच्छे पार्क यहाँ पे मिर्ज़ापुर आज 5-6 साल पहले थे, उन पार्कों को उजाड़ दिया गया है, उनको फिर से बसाना है। तमाम चोरी की घटनाएं हो रही हैं, सीसीटीवी कैमरों, हर चक्की चौराहे पे सीसीटीवी कैमरों को लगाया जाएगा। जो बच्चे हैं उनको खेलने कूदने के लिए कोई ऐसा मैदान नहीं है, इंडोर स्टेडियम नहीं है, आउटडोर स्टेडियम नहीं है, तो उन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगर पालिका परिषद का काम है कि हर घर में पानी की व्यवस्था हो जाए, हर घर सफाई हो जाए। तमाम आप देखेंगे चक्की चौराहे पे जो हमारे ठेला व्यवसायी हैं, उनका आज तक लाइसेंस नहीं बनाया नगर पालिका परिषद तरफ। आए दिन प्रशासन की तरफ से डंडा चलाया जाता है। जो हमारे गंगा किनारे के नसाज समुदाय के लोग हैं, उन एकदम पूरी तरीके से गंदगी में वो बसे हुए हैं। तो पूरी तरीके से हर चीज़ प्लान में से किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से 5 साल सरकार चलाई थी, उसी तरीके से अगर यहाँ की जनता हमें मौका देती है तो नगर पालिका परिषद में 5 साल पूरा ध्यान दिया जाएगा। वाराणसी के बीएचयू महिला महाविद्यालय ICSSR, SRICC, IESB और BIG के संयुक्त रूप से 30वें दक्षिण एशियाई सीमा अध्ययन सम्मेलन का आयोजन विश्वविद्यालय स्थित सेमिनार कॉम्प्लेक्स में किया गया। इसमें दक्षिण एशियाई देशों के सीमा विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस सेमिनार में 25 से ज्यादा प्रेजेंटेशन इंटरनेशनल थे। 200 से अधिक प्रेजेंटेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से किए गए। सेमिनार में विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे भारत की राष्ट्रीय सीमाएं अस्तित्व में आई और चीन ने किस तरह अपना सीमा विस्तार किया। अंग्रेजी हुकूमत और स्वतंत्र भारत दोनों के द्वारा जारी किए गए कई नक्शों का विश्लेषण किया। विशेषज्ञों ने कहा कि कैसे 1954 से 2014 तक की अवधि में केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य तक भाषा, जातीयता आदि के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन पर राजनीति का प्रभाव पड़ा। अध्ययन की परिकल्पना के बारे में जानकारी दी इंटरनेशनल रिलेशन की एक्सपर्ट डॉक्टर वैशाली रघुवंशी ने कहा कि यहाँ पर कुल 32 पैनल ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों ने अपने रिसर्च वर्क को प्रेजेंट किया। इन सभी शोधार्थियों को प्रेरित किया गया आगे अपने शोध को करने के लिए। इस संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने सीमा संबंधित विषयों पर अपने विचार को रखा। उन्होंने कहा कि हम अपने सीमा संबंध को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए आगे भी हम इसी तरह से परिचर्चा करते रहेंगे। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बॉर्डर स्टडीज़ पे ऑर्गेनाइज़ की गई और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के साथ हमने कोलैबोरेट किया। यहाँ पे कुल 32 पैनल ऑर्गेनाइज़ किए गए, जिसमें कुछ 200 से ज़्यादा लोगों ने अपने रिसर्च वर्क को रखा और उनको फीडबैक दिया गया आगे काम करने के लिए। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम और बहुत सारी और ऐसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ से लोग आए। दक्षिण एशिया में भी हमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इत्यादि देशों से एक बड़ा समूह आया जिन्होंने सहयोग किया और अपने अपने रिसर्च के बारे में बताया। पूरे भारतवर्ष से मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यहाँ पार्टिसिपेशन रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से प्रतिभागी आए और एमिनेंट स्पीकर्स आए जो सीमा संबंधों पर अपने विचार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत रखते हैं और लगातार उस पर रिसर्च पेपर्स प्रकाशित करते हैं। प्रोफेसर इमैनुअल बुनेट जेली यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया से आए, जो कि बॉर्डर्स इन ग्लोबलाइजेशन प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं और इस पूरे कार्यक्रम का मार्गदर्शन उन्होंने किया। प्रोफेसर संजय चतुर्वेदी हमारे चीफ गेस्ट थे, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को मार्गदर्शन दिया और उसके साथ ही साथ वो हमारे चीफ गेस्ट भी थे इस पूरी कॉन्फ्रेंस के। इसके अलावा प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव मोतिहारी से आए, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन मोतिहारी। प्रोफेसर अखिलेश रघुवंशी, डायरेक्टर IEST BHU, ही वॉज ऑल्सो देयर, वो भी हमारे साथ जुड़े रहे और उनके सेंटर ने भी हमें 2 पैनल दिए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो अपने आप में एक बहुत ही सफल संगोष्ठी रही। 200 से अधिक फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया और हमें इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम सभी ने 200 से अधिक प्रतिभागियों को यहाँ पर होस्ट किया और आगे भी पूरी उम्मीद के साथ हम इस संगोष्ठी के समापन की घोषणा कर रहे हैं कि हम आगे और बेहतरीन काम करेंगे सीमा संबंधों पर। और जितने लोग आए उन सब ने इस वायदे के साथ संगोष्ठी का समापन किया। क्या कुछ खास है इस पूरे 3 दिवसीय सेमिनार?
इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात है कि 25 से ज़्यादा आपके प्रेजेंटेशन इंटरनेशनल थे, 200 से ज़्यादा प्रेजेंटेशन हुए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके, और काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं कि किस तरीके से दक्षिण एशिया को हम जोड़ सकते हैं, किस तरीके से भारत एक अपना एक सहयोग दे सकता है इन तमाम देशों को जोड़ने में। तो इस पे गहन चर्चा हुई है, तमाम सारे स्कॉलर्स थे जो अपने अपने आइडियाज़ लेकर के आए हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या लगता है सर, कैसे इन दोनों सीमाओं को जोड़ा जा सकता है? क्या उसमें प्रमुख चीज़? कई चीज़ें आई, जैसे कि ट्रेड पे बात हुई कि हमें ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। हमें इस पे बात आई कि हमें जो लोग बॉर्डर्स पे रह रहे हैं उनकी समस्याओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये भी बात आई है कि कनेक्टिविटी साउथ एशिया के अंदर काफ़ी ठीक नहीं है। भारत ने अपना एक इनिशिएटिव लिया BBIN, इस तरह के और इनिशिएटिव की आवश्यकता है ताकि हम लोग जुड़ सके। जो मूवमेंट है अभी बहुत कम है क्योंकि कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको भी एक प्रमुख मुद्दा रहा डिस्कशन का। वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां ब्रह्मचारी रामचेतन ने पत्रकारों से वार्ता में धर्मों की अलग अलग मान्यताओं और उनसे जुड़ी परंपराओं का जिक्र करते हुए पूरे मानव समाज से धर्म को समझने की अपील की। वहीं बता दें कि उन्होंने इस वार्ता में लोगों से कहा कि धर्म को समझने के लिए अधर्म के बारे में समझना होगा। जहां अधर्म का मतलब है कुकर्म, अन्याय, पाप, वहीं अधर्म का विपरीतार्थक शब्द धर्म होता है। अन्य धर्मों के जिम्मेदार लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आपके धर्म में धर्म की परिभाषा तक नहीं है तो फिर ये धर्म है, आप ये कैसे कह सकते हैं। साथ ही उन्होंने धर्म के अर्थ की भी बात कही, जहां उन्होंने सनातन धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में धर्म की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, ऐसा कहा। वहीं उन्होंने धर्म के रूप में अलग अलग मान्यताओं को खत्म करने की भी बात कही। महाराज जी, किस तरह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और क्या ये मैं आप लोगों को इसलिए मैं बुलाया हूँ कि एक विशेष बात बतानी है धर्म के बारे में, ठीक है। इसको यदि समझते हैं और समाज के बीच रखते हैं और समाज को समझ में आता है तो एक न एक दिन पूरे विश्व से अलग अलग जो धर्मों की मान्यता चल रही है वर्तमान समय में, उसकी समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। और ये अलग अलग धर्मों की जब मान्यता खत्म होगी तो एक धर्म की स्थापना होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा समझिए आप। हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि धर्म क्या होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझना है और समझाना है। तो इसके लिए हम पहले अधर्म पे बात करते हैं। अधर्म पे इसलिए पहले बात करेंगे कि अधर्म पे पूरे विश्व का मत एक है, एक मत पे पूरी विश्व सहमत है कि अधर्म का मतलब होता है कुकर्म, गलत कार्य, खराब काम, ठीक है। तो धर्म क्या हुआ? सुकर्म। अधर्म का उल्टा धर्म, तो कुकर्म का उल्टा सुकर्म, यानी सुकर्मों की पूरी लिस्ट हो गई, पूरी सूची हो गई धर्म, और कुकर्मों की पूरी सूची हो गई अधर्म, ठीक है ना। तो एक एक सूची बन जाती है। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है, आपको ध्यान दिलाने की बात मुझे ये है कि इसका जब नामाकरण कर रहे हैं एक एक सूची का, तो इसका नाम, धर्म का नाम आप बहुत सारे गिना देते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, ये सब कई नाम आप गिना देते हैं। तो इसी तरह से अधर्म की जो सूची बन रही है, फाइल बन रही, इसके भी कई नाम होने चाहिए थे, लेकिन आपके पास देखिए तो एक भी इसी तरह का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो जब इसके एक से भी ज़्यादा नाम नहीं है तो इस सूची का भी एक से ज़्यादा नाम नहीं हो सकता। सूची जब एक एक है तो नाम आएगा तो एक एक आएगा। इस कुकर्म की सूची को आप अधर्म से संबोधित करते हैं, तो उसी तरह से सुकर्म सूची को आप धर्म से संबोधित कर रहे हैं। अन्याय, अधर्म, कुकर्म, ये सब जो है पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह से न्याय, सुकर्म, पुण्यकर्म, ये पर्यायवाची शब्द है। अधिक इस सूची का नाम रखेंगे तो अधिक से अधिक आएगा सनातन धर्म। सनातन मतलब पुराना, प्राचीन, और धर्म मतलब कर्तव्यों की व्यवस्था। गीता का जब अध्ययन करते हैं तो आपको पता है कि उसमें कर्तव्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका नाम एक से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए तो स्पष्ट रूप से तो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नाम आ रहा है, ये धर्म का नाम नहीं है। इसको गौर से बढ़िया से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, स्पष्ट दिखेगा कि ये धर्म का नाम नहीं है। जहाँ तक हिंदू की बात आती है तो हिंद देश में रहने वाले निवासी का नाम है हिंदू। हमारे देश का नाम है हिंद, और यहाँ रहने वाले निवासी हम हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। ये धर्म का नाम नहीं है। उसी तरह से इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी नाम रखे हों, ये धर्म का नाम नहीं है। धर्म का नाम होगा तो कोई एक होगा, ठीक है। और आप दूसरा पॉइंट ये भी देख सकते हैं
कि सनातन धर्म में धर्म की परिभाषा दी हुई है और किसी धर्म में धर्म की परिभाषा तक नहीं है। और जो कह रहा है कि यह धर्म है तो उससे पूछिए अधर्म क्या होता है, तब उसे समझ में आएगा कि यह जो जितने नाम हैं वो सुकर्मों की सूची का संबोधन नहीं है। यदि कहता है कि नहीं ये धर्म का नहीं नाम है तो आप अधर्म के नाम को पूछिए, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बात और ध्यान देने की बात है कि यदि ये धर्म का नाम है तो वर्तमान समय में पूरे विश्व में जो सभी मनुष्यों का जो जन्म हो रहा है तो किसी न किसी धर्म के अंतर्गत हो रहा है, तो उस अनुसार से तो हर एक व्यक्ति धार्मिक होगा, तो फिर अधर्मी कौन होगा? जरा सोचिए तो। अधर्मी किसको बोलते हैं? हिंदू हो, इस्लाम हो, जिसमें सब में अधर्म होता है, तो अधर्म किसको कहते हैं? कुकर्म को। तो सुकर्म को धर्म बोलेंगे ना, उसके कर्म को धर्म बोलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नाम धर्म में नहीं आएगा। इतनी बात आप समझते हैं तो पूरे समाज के बीच रखते हैं, देश के बीच रखते हैं, तो हमारे भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व से एक न एक दिन सभी धर्मों की अलग अलग जो मान्यता चल रही है बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत एक अनसुलझी कहानी बनकर रह गई है। अभिनेत्री ने सुसाइड क्यों किया, इस पर से पर्दा अभी तक नहीं उठ सका है। प्रकरण में आरोपी समर सिंह और संजय सिंह जेल में हैं। इस कहानी में एक नया मोड़ तब आ गया जब आकांक्षा की मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने एक वीडियो साझा किया है। वीडियो आकांक्षा दुबे का है। 38 सेकंड के इस वीडियो में रोते बिलखते दिख रही है। उन्होंने 2 बार कहा कि मेरे साथ कुछ भी होता है तो जिम्मेदार समर सिंह होगा। वो कह रही है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया है, बस इतना पता है कि मैं अब नहीं रह रही इस दुनिया में। ये मेरी आप लोगों के साथ लास्ट बातचीत है। अगर मेरा कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार समर सिंह है। फिर अगले कुछ सेकंड तक रोती रहती है, फिर वीडियो खत्म हो जाता है। ये वीडियो इंस्टाग्राम रील का है। ये वीडियो कब का है ये नहीं पता। मालूम हो कि समर सिंह और उसके दोस्त संजय सिंह जिला जेल में बंद हैं। दोनों पर आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बीते 27 मार्च को सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले 26 मार्च की सुबह आकांक्षा दुबे सारनाथ क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में मृत पड़ी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से अभिनेत्री की मौत की बात पुलिस ने कही है। वहीं आकांक्षा की मां ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह को पुलिस ने जिला जेल में दाखिल कराया। समर सिंह बीते 13 अप्रैल से कस्टडी रिमांड पर था। पुलिस ने पूछताछ में कई राज उगलवाए। समर सिंह से पूछताछ करने वाली टीम में शामिल पुलिस कर्मियों के अनुसार अब तक की कार्यवाही के दौरान पर्याप्त साक्ष्य और तथ्य मिले हैं। गौरतलब है कि आकांक्षा की मां ने आरोप लगाया था कि समर सिंह ने रुपए हड़प लिए। समर सिंह ने काम करने के बाद आकांक्षा को पैसे नहीं दिए। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, बट मैं नहीं रह रही हूँ इस दुनिया में। ये मेरा आप लोगों से लास्ट ऑब्जेक्शन है। मेरा अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है। कुछ नहीं, मेरे को अगर कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार समर सिंह है बस। हाँ, नहीं वो बोलते थे ना कि कोई प्रूफ है, जैसे जो हैं उनके समर सिंह के सपोर्ट में पल्लवी सिंह हैं, खुशबू गाजीपुरिया हैं, बहुत सी लड़की लोग हैं। वो बोलती है ना कि अरे समर सिंह बहुत अच्छे हैं, टॉर्चर नहीं करते थे आकांक्षा को, ये वो। तो वही मैं बोल रही हूँ, मेरी रानी को देख लो ये वीडियो। ये मैंने अपने मुंह से नहीं बनाया है, न मैंने कोई तैयार किया। ये हमारी रानी का ये वीडियो था किसी के पास, मैंने वो शेयर करी थी जैसे किसी को, तो वो वीडियो में मुझे कोई दिया है मेरी रनिया को मदद में, ये उनका है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि देख ले सब लड़की लोग जो बोल रही हैं। मैं अपनी लड़की की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ कि मैं अपनी लड़की, मैं सब लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ कि जो हमारी रानी के बारे में उल्टा सीधा जो बोल रही हैं वो ना बोलें। आज हमारी रनिया के साथ में बहुत बड़ी साजिश रच के हमारी रानी को मारा गया। मैं यही कहूँगी कि भगवान न करे कि कल और लोग के भी साथ ऐसा दिन आए। कुछ भी हमें होता है तो इसका जिम्मेदार समझ। देखिए, जिस तरह से आकांक्षा दुबे की मां लगातार यह आरोप लगा रही थी समर सिंह और संजय सिंह के ऊपर कि मेरी बेटी की हद दर्जे तक प्रताड़ना की जा रही थी, उसको परेशान किया जा रहा था,
उसके पैसे नहीं दिए जा रहे थे, उसका एक्सटॉर्शन किया जा रहा था और उसका मोलेस्टेशन किया जा रहा था। तो यह इस वीडियो से साबित होता है। परंतु आकांक्षा दुबे की मां की लगातार यह मांग है, वह प्रथम दिन से कह रही है कि उनकी बेटी आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस अभी भी उस हत्या के दृष्टिकोण से विवेचना करने को तैयार नहीं है। और पुलिस जिस हल्केपन से इस मुकदमे की विवेचना कर रही है, उससे लग रहा है कि किन्हीं दो लोगों के बीच में कुछ पैसे का लेन देन है और उस पैसे की लेन देन को डिसाइड करने के लिए पुलिस काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से हत्या की विवेचना हो जानी चाहिए, उस तरह से पुलिस हत्या की विवेचना नहीं कर रही है। हम लोगों का फिर कहना है कि अनुराधा सिंह को आप हमारे प्रार्थना पत्र पर तलब करते हैं और कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं, विसरा रिपोर्ट आई नहीं, लैब टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड पाए गए थे उसकी रिपोर्ट आई नहीं, मोबाइल डिटेल्स ओपन नहीं हुए और आप यह कहते हैं कि आत्महत्या हो गई। मतलब बिना किसी एविडेंस के जिस तरह से आप लोग पुलिस ने इसको आत्महत्या घोषित किया और वादिनी लगातार चिल्ला रही है कि मेरे बयान नहीं लिए गए, मुझसे साक्ष्य नहीं लिए गए। अगर साक्ष्य लिए गए होते तो ये सारे साक्ष्य सामने आते। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर पुलिस 302 के दृष्टिकोण से विवेचना करेगी, 302 में इस मुकदमे को तरमीम करेगी, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, उसके सारे एविडेंस आकांक्षा दुबे की मां के पास है कि किस तरह से उसकी हत्या कराई गई, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था इसमें, वो सामने आएगा। अनुराधा सामने आएंगी, ये जो अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे उसको ले गए थे वो आएंगे, और होटल का जो कर्मचारी वो आप लोगों को वो मोबाइल दिखा के बता रहा था कि वो लाइव आई थी, लाइव में आएंगी। तो आप देखिएगा बहुत बड़े लेवल पर खुलासा होगा कि किन लोगों ने ये हत्या की है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आकांक्षा की मां के पास ऐसे सबूत है कि 302 में यदि विवेचना होती है तो इसमें बहुत बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट आएगा। खबर यूपी के बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के हनुमानगंज की है, जहां बीते दिन एक बच्चे के अपहरण के बाद उसके शव को पोखरे से बरामद किया गया था। वहीं पुलिस की तहकीकात के दौरान आरोपी बच्चे के गांव का ही निकला। हालांकि बता दें कि इस घटना पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑटोमोटिव थ्रोटलिंग आने के बाद मुकदमा दर्ज कर हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस बयान के दौरान आरोपी ने कहा कि उसने बच्चे को खाने पीने का लालच देकर उसके घर से उसका अपहरण किया था और अपने ही घर पर उसे बांध कर रखा था। वहीं एसपी ने कहा कि घटना के अनावरण करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था, जो 1 सप्ताह से लगातार प्रयास के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफल हुई है। वहीं गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर भागने का प्रयास किया गया, जिस पर आत्मरक्षार्थ पुलिस की कार्यवाही में अभियुक्त घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही एसपी ने यह भी बताया कि बच्चा अभियुक्त को जानता था और अभियुक्त के बारे में अपने घर वालों को या पुलिस को बता सकता था। इसी डर से अभियुक्त के द्वारा बच्चे को मार दिया गया। थाना क्षेत्र सुखपुरा में हनुमानगंज में दिनांक 10 अप्रैल 2023 को एक बच्चे की अपहरण का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मुकदमे के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। दुखद उस बच्चे का ये मृतक शरीर 2 दिन बाद हमको गांव के पोखरे में मिला था, जिस संबंध में तत्काल पंचायतनामा भर करके पीएम की कार्रवाई करवाई गई थी। पीएम में मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम थ्रॉटलिंग आया था। इस करके तत्काल मुकदमे को तरमीम करते हुए हत्या के मामले में उसको पंजीकृत करते हुए एडिशनल एसपी बलिया के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। और मैं बताना चाहूँगा कि इन 3 टीमों के द्वारा पिछले 1 हफ्ते से लगातार अथक प्रयास करते हुए लगभग गांव के 30 से 40 लोगों से पूछताछ करके विभिन्न साक्ष्य संकलित करते हुए फाइनली मुलजिम के बारे में जानकारी हुई थी। उक्त मुलजिम की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीम प्रयासरत थी, जिसके क्रम में कल आज अर्ली मॉर्निंग उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया और भागने की कोशिश की गई, जिस दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में जो अभियुक्त है वह घायल हुआ है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभियुक्त उसी गांव का रहने वाला है। जो बच्चा जिसका अपहरण हुआ था उसके घर से मात्र 60 मीटर की दूरी पे अभियुक्त का घर है। और अभियुक्त ने बच्चे को अपने घर पे ही रखा था वहाँ से, और क्योंकि घर के बिल्कुल बगल में है तो वह लगातार देख रहा था कि घर वाले क्या कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि गांव से ही सूचना संकलित करनी थी, टीम के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और टीम ने अच्छे से इस कार्य को संपन्न करवाया। यही संबंध में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। क्या वजह रही कि जो हत्या करने को? देखिए, इस संबंध में क्योंकि जो बच्चा था वह अभियुक्त को जानता था, इस करके अभियुक्त के बारे में वह अपने घर वालों को और पुलिस को बता सकता था। इसी डर से
अभियुक्त के द्वारा बच्चे को मार दिया गया है। बाकी अभी हमारी आगे की पूछताछ और विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी इसमें आगे तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। बच्चे का अपहरण किस प्रलोभन में किया था और कितने दिनों तक बंद रूम में जैसा कि और हाथ पैर बांधा उधा था क्या? जैसा कि अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि उसको खाने पीने चीज के संबंध में बुला करके घर पे कुछ खाने की चीज देने के नाम से उसको अपने घर अभियुक्त ले गया था। मात्र 60 मीटर की दूरी पे क्योंकि घर था तो बच्चा अभियुक्त को अच्छे से जानता था और उसके मन में भी कुछ ऐसा नहीं आया था कि अभियुक्त के मन में कोई गलत मंशा हो सकती है। और ले जा करके उसके बाद अभियुक्त ने उसको अपने घर पे रखा और बच्चा कहीं अपने घर ना चल जाए, ना बताए, इसके संबंध में उसको वहाँ पे बांधा गया होगा। और उसके बाद रात में बच्चे की मृत्यु करके ले जा करके शव को पोखरे में फेंक दिया था। जैसे बॉडी फ्लोट करके आगे पोखरे में ऊपर आई तो उसके बाद आगे की हमारी कार्रवाई जो है वो चली। आप देख रहे हैं दैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।